बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हमने डिस्कस करना है सेल्स एंड टिश्यूज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट, जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिन्होंने अपने अंदर पिगमेंट को स्टोर किया होता है, और उन पिगमेंट का फंक्शन ये होता है कि वो फ्रूट्स इन फ्लावर को कलर प्रोवाइड करते हैं, वो फ्रूट इन फ्लावर को कलर देते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्लोरोफिल पे मुश्तमिल होते हैं। और स्टूडेंट, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? क्लोरोफिल का फंक्शन ये होता है कि वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, क्रोमोप्लास्ट कैसे प्लास्टिड होते हैं? क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड होते हैं जिनके अंदर ऐसे पिगमेंट स्टोर होते हैं जो पिगमेंट फ्रूट्स इन फ्लावर को कलर प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्लोरोफिल पे मुश्तमिल होते हैं, और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। स्टूडेंट, जो डिफ्यूजन होती है, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जो होती है मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को कहते हैं। पैसिव डिफ्यूजन का क्या मतलब हुआ कि जो मूवमेंट हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है उसको हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। यानी कि मॉलिक्यूल की ऐसी मूवमेंट जो कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। स्टूडेंट, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने का क्या मतलब होता है? यानी कि हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं उन मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन का क्या मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल की ऐसी मूवमेंट, मॉलिक्यूल की ऐसी पैसिव मूवमेंट जो कि हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। स्टूडेंट, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल की मूवमेंट को कहते हैं। और स्टूडेंट, ये जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होता है ये कौन सी प्रोटीन के थ्रू अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव करता है? तो एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होती हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू उनके साथ एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल बाइंड होता है, और इसके थ्रू स्पेसिफिक जो मॉलिक्यूल होता है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन मूव करता है। पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के दरमियान डिफरेंस क्या है? स्टूडेंट, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है ये भी हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की, इसको भी क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। स्टूडेंट, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल की, उनको हम क्या कहेंगे? इस मूवमेंट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और इस यानी कि जब भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगी तब हमें एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जब मॉलिक्यूल की मूवमेंट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी यानी कि लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ होगी, तो ऐसी सूरत में जो ट्रांसपोर्ट होगी मॉलिक्यूल की उसको एनर्जी की जरूरत होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉलोइंग टर्म्स? हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। स्टूडेंट, जो हाइपोटोनिक होता है इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूशन में जो है सोल्यूट की मिकदार कम है। और जब ऐसे सॉल्यूशन में यानी कि ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें सोल्यूट की मिकदार कम होती है, ऐसे सॉल्यूशन में जब सेल को प्लेस किया जाता है तो जो वाटर होता है वो सेल के अंदर मूव करता है। और इससे क्या होता है, जब बहुत ज्यादा पानी सेल के अंदर मूव कर जाता है तो सेल फूल जाता है, सेल स्वेल हो जाता है, और उसके रप्चर होने के, सेल के फटने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? स्टूडेंट, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसका मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन में है सोल्यूट की मिकदार है वो बहुत ज्यादा है, या दो सॉल्यूशन को रखा गया है, दो सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन में सोल्यूट की मिकदार बहुत ज्यादा है, और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है, सोल्यूट की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसे सॉल्यूशन में जब एक सेल को प्लेस किया जाता है यानी कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को प्लेस किया जाता है तो जो वाटर होता है वो सेल से बाहर मूव करने लगता है, और जो सेल है होता है वो सुकड़ जाता है। स्टूडेंट, हाइपोटोनिक का क्या मतलब हुआ कि a solution with the lower concentration of solutes compared to another solution. When a cell is placed in a hypotonic solution, water moves into the cell causing it to swell. Hypotonic solution, a solution with a higher concentration of solute compared to another solution. When a cell is placed in a hypotonic solution, water moves out of the cell causing it to shrink.
उसके बाद है प्लाज्मोलाइसिस इन टर्गर। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है स्टूडेंट? प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एक प्लांट को सेल को रखा जाता है, और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लांट सेल को रखने के बाद जब वो प्लांट सेल वाटर लूज कर देता है, वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। स्टूडेंट जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल वॉल से दूर चली जाती है, और क्या होता है कि इसके नतीजे में जो सेल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा उसका नुकसान हो जाता है, पोटेंशियल डैमेज हो जाता है। टर्गर क्या होता है स्टूडेंट? जो टर्गर होता है वो सेल वॉल के अगेंस्ट जो प्रेशर होता है उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं। अब ये प्रेशर एग्जर्ट कौन करता है? एक फ्लूइड एग्जर्ट करता है। कौन एग्जर्ट करता है? इनसाइड प्लांट सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है जो कि सेल वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, और उस प्रेशर को क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं। स्टूडेंट जो टर्गर प्रेशर होता है वो प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्लाज्मोलाइसिस एंड टर्गर? Plasmolysis, the process in which a plant cell loses water when placed in a hypotonic solution. The cell membrane pulls away from the cell wall, leading to cell contraction and potential damage. Turgor, the pressure exerted by the fluid inside plant cell against their cell walls. Turgor pressure provides rigidity to the plant and helps maintain its structure. पाइनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? जो पाइनोसाइटोसिस होता है इसका मतलब होता है जब जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके थ्रू जब लिक्विड मटेरियल को सेल के अंदर लिया जाता है, लिक्विड मटेरियल को सेल के अंदर लिया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि जब सेल लिक्विड मटेरियल को अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अपने अंदर लेता है, इनगल्फ करता है लिक्विड मटेरियल को, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। और पाइनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है? फैगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस की एक ऐसी टाइप होती है जिसमें सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ किया जाता है। स्टूडेंट, पाइनोसाइटोसिस क्या हुआ? जिसमें लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ किया जाएगा, और फैगोसाइटोसिस क्या हुआ? जिसमें सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ किया जाएगा, और सिर्फ सॉलिड ही नहीं बल्कि लार्ज सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ किया जाएगा। स्टूडेंट, सिर्फ लार्ज सॉलिड मटेरियल को ही इनगल्फ नहीं किया जाता फैगोसाइटोसिस में, बल्कि ऐसा कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनको सेल के अंदर इनगल्फ किया जाता है, सेल अपने अंदर ले लेता है। लेकिन स्टूडेंट, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसी प्रोसेस के थ्रू ही तो सेल इनगल्फ करेगा। वो कौन सा प्रोसेस होगा? जो पार्टिकल होगा उस पूरे पार्टिकल के अराउंड वो सेल मेम्ब्रेन को रैप कर देगा, सेल मेम्ब्रेन को लपेट लेगा, और फिर क्या करेगा? उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर लेगा। स्टूडेंट, जो फैगोसाइटोसिस होता है उसे आमतौर पर सेल ईटिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टिश्यू। स्टूडेंट, टिश्यूज के दरमियान डिफरेंशिएट करना है, ये आपने टेबल की फॉर्म में करना होता है। दरमियान में लाइन लगानी है आपने, एक तरफ एक टिश्यू को लिखना है, दूसरी तरफ दूसरे को, दोनों में डिफरेंस बताना है। पेरेनकाइमा वर्सेस कोलेनकाइमा। पेरेनकाइमा टिश्यूज क्या होते हैं स्टूडेंट? जो पेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं ये सिंपल प्लांट टिश्यूज होते हैं, और जो इनकी सलवाल होती हैं वो बहुत ज्यादा पतली होती हैं। स्टूडेंट, पेरेनकाइमा कैसे टिश्यूज होते हैं? सबसे पहले आपने क्या लिखना है कि दीज आर सिंपल प्लांट टिश्यूज एंड देयर सेल वॉल्स आर वेरी थिन। उसके बाद है उनका फंक्शन क्या होता है? पेरेनकाइमा टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है कि जो पेरेनकाइमा होते हैं, टिश्यूज होते हैं, इनमें इनका फंक्शन ये होता है कि वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टोरेज में इन्वॉल्व होते हैं, और सिक्रेशन में इन्वॉल्व होते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यूज का क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट? ये प्लांट टिश्यूज होते हैं, लेकिन स्टूडेंट इनकी जो सलवाल होती हैं एक तो थिकन होती हैं, थिक होती हैं, मोटी होती हैं, और अनइवन होती हैं। कोलेनकाइमा टिश्यूज के बारे में आपने क्या बात याद रखनी है कि ये तो प्लांट टिश्यूज होते हैं, एक बात ये, और जो उनकी सलवाल्स होती हैं वो बहुत ज्यादा मोटी होती हैं, और मोटी होने के साथ साथ वो गैर हमवार होती हैं। और फिर क्या होता है कि वो फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट के पार्ट्स को। प्लांट के कौन से पार्ट्स को फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं? प्लांट के उन पार्ट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि ग्रोइंग पीरियड के दरमियान होती हैं, यानी कि अब अभी उनकी ग्रोथ हो रही होती है।
तो पैरेन्काइमा टिश्यूज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि दीज आर सिंपल प्लांट टिश्यूज विद थिन सेल वॉल्स, दे आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रेशन. कोलेनकाइमा, these plant tissues have unevenly thickened cell walls providing flexible support to growing parts of the plant. उसके बाद कौन कौन से टिश्यूज हैं? जाइलम वर्सेस फ्लोएम. जाइलम टिश्यूज का क्या फंक्शन होता है? जो जाइलम टिश्यू होते हैं वो पूरी प्लांट बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, एक प्लांट में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो उसके सब के सब पार्ट्स में वाटर की ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं और मिनरल को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं. रूट से वो वाटर को लेते हैं, मिनरल को लेते हैं और प्लांट के दूसरे पार्ट्स में पहुंचाते हैं. ये किसका फंक्शन है? जाइलम टिश्यू का फंक्शन है. जाइलम टिश्यू किन किन सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं? वजल सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, ट्रैकेट्स पे मुश्तमिल होते हैं, इसके अलावा फाइबर पे होते हैं और पैरेन्काइमा सेल्स पे होते हैं. स्टूडेंट, जाइलम टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है कि जाइलम टिश्यू पूरी प्लांट बॉडी में वाटर एंड मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ये वजल सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, ट्रैकेट्स वजल पे मुश्तमिल होते हैं, वजल सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, ट्रैकेट्स पे मुश्तमिल होते हैं, फाइबर्स पे होते हैं और पैरेन्काइमा सेल्स पे होते हैं. इसके अलावा अगर फ्लोएम की बात की जाए तो जो फ्लोएम होते हैं वो पूरी प्लांट बॉडी में फूड की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें इन्वॉल्व होते हैं. यानी कि न्यूट्रिएंट, अगर हम एग्जांपल में कहें तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि पूरी प्लांट बॉडी में जो शुगर की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कौन से टिश्यू के थ्रू होती है? फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होती है. स्टूडेंट, जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं ये कौन कौन से सेल से मिलकर बने हैं? ये सीव ट्यूब सेल से मिलकर बने होते हैं, कॉम्पेनियन सेल से मिलकर बने होते हैं, फाइबर सेल से मिलकर बने होते हैं और पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बने होते हैं. कार्टिलेज इन बोन. स्टूडेंट, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और जो उनका मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? रबर टाइप होता है. कैसा होता है? रबर टाइप होता है. अब ये कार्टिलेज पाए कहाँ कहाँ जाते हैं? कार्टिलेज जॉइंट्स में पाए जाते हैं. सिर्फ कार्टिलेज जॉइंट्स में ही नहीं पाए जाते बल्कि कुछ और स्ट्रक्चर में भी पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल नोज में पाए जाते हैं और ईयर्स में पाए जाते हैं. कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है कि दे आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड कुशनिंग. तो स्टूडेंट, कार्टिलेज कैसे टिश्यूज होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं. उनका मैट्रिक्स कैसा होता है? रबरी मैट्रिक्स होता है. कहाँ पाए जाते हैं? जॉइंट्स और कुछ स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल नोज एंड ईयर्स में पाए जाते हैं. फंक्शन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी और कुशनिंग प्रोवाइड करते हैं. बोन भी स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं, लेकिन स्टूडेंट इन टिश्यूज में मिनरल प्रेजेंट होते हैं और ये ऐसे मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑर्गन की हिफाजत करते हैं और ब्लड सेल को प्रोड्यूस करते हैं. स्टूडेंट, बोन का क्या क्या फंक्शन हुआ? बोन का फंक्शन क्या हुआ कि बोन ऐसे मिनरलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं. स्मूथ मसल्स वर्सेस कार्डियक मसल्स. स्टूडेंट, स्मूथ मसल्स कैसे मसल होते हैं? जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल्स में पाए जाते हैं और किस में पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स की वॉल्स में पाए जाते हैं. स्टूडेंट, स्मूथ मसल्स के बारे में आपने सबसे पहले क्या बात लिखनी है कि दे आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स. फिर आपने लोकेशन की हेडिंग देनी है और उसमें क्या लिखना है कि दे आर प्रेजेंट और दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. पॉइंट नंबर 2 में आपने लिखना है कि दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स. उसके बाद फंक्शन में आपने क्या लिखना है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लो एंड सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन. यानी कि जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, सुकड़ना होता है, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है उसका. कार्डियक मसल्स भी स्टूडेंट इनवॉलेंट्री मसल्स ही होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो बहुत जैसे मैंने आपको स्मूथ मसल में बताया कि बहुत ज्यादा स्लो होता है कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस, लेकिन स्टूडेंट जो कार्डियक मसल का कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो आहिस्ता नहीं होता बल्कि वो तेजी से होता है. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नेम द केमिकल सब्सटेंसेस विच मेक. स्टूडेंट, मैं इनके नाम बताऊंगी फिर आपने बताना है कि कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस से ये मिलकर बने हैं. सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है? सेल वाला फंजाई कौन से केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी है? सेल वाला प्लांट्स कौन से केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी है? उसके बाद बैक्टीरिया की सेल वॉल कौन से केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी है? राइबोसोम किससे मिलकर बने हैं? क्रोमोसोम किससे मिलकर बने हैं?
तो सबसे पहले देखते हैं सेल मेम्ब्रेन कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है। स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है, प्रोटीन से बनी है, कोलेस्ट्रॉल से बनी है और कार्बोहाइड्रेट से बनी है। सेल मेम्ब्रेन किन से मिलकर बनी है, कौन से केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बनी है? फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी है, प्रोटीन से मिलकर बनी है, कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी है और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। उसके बाद फंजाई की सलवाल किससे बनी है? स्टूडेंट, जो फंजाई की सलवाल काइटिन से मिलकर बनी होती है। काइटिन क्या होता है? व्हाट इज काइटिन? काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट, व्हाट इज काइटिन? काइटिन इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद प्लांट की सलवाल किससे मिलकर बनी है? कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं प्लांट की सलवाल्स को बनाने में? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कौन से केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बना है? स्टूडेंट, जो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया है वो पेप्टिडोग्लिकन से मिलकर बना है और लाइपोपॉलीसैकेराइड से मिलकर बना है। स्टूडेंट, जो बैक्टीरिया जिन बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थिक होती है और वो बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लिकन एक केमिकल सब्सटेंस होता है उससे मिलकर बने होते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और वो बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल थिन होती है और वो लाइपोपॉलीसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। राइबोसोम कौन से केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बने हैं? राइबोसोम बने हैं आरएनए एंड प्रोटीन से। क्रोमोसोम कौन कौन से केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बने हैं? क्रोमोसोम डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने हैं। स्टूडेंट, प्रोटीन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं क्रोमोसोम को बनाने में? हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है क्रोमोसोम को बनाने में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट आर द मेन स्ट्रक्चर विद इन द सेल न्यूक्लियस? सेल न्यूक्लियस के साथ कौन कौन से मेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? स्टूडेंट, जो सेल का न्यूक्लियस होता है उसके साथ कुछ मेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियस। स्टूडेंट, व्हाट इज न्यूक्लियर इनवेलप? न्यूक्लियर इनवेलप इज अ डबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज न्यूक्लियर पोर्स? न्यूक्लियर पोर्स चैनल्स होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए जो चैनल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन जो होते हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं। और जो स्टूडेंट न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस किस में इन्वॉल्व होता है? राइबोसोम की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। If bacteria do not have nucleus, how their activity is controlled? स्टूडेंट, क्वेश्चन को समझे गौर से कि अगर बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं है तो उनकी एक्टिविटीज किस तरह से कंट्रोल होती हैं? जो बैक्टीरिया की एक्टिविटीज होती हैं वो न्यूक्लाइड कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है बैक्टीरिया की एक्टिविटीज? न्यूक्लाइड कंट्रोल करता है। जो न्यूक्लाइड तमाम जो डीएनए मटेरियल होता है उस पर मुश्तमिल होता है, यानी कि न्यूक्लाइड अपने अंदर तमाम जेनेटिक मटेरियल रखता है, यानी कि डीएनए न्यूक्लाइड के अंदर प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया की जो तमाम एक्टिविटीज होती हैं वो न्यूक्लाइड कंट्रोल करता है। लेकिन स्टूडेंट, कंट्रोल करता है लेकिन बैक्टीरिया के तो और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो बैक्टीरिया के और फंक्शंस को मैनेज करने के लिए भी बैक्टीरिया को कुछ स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल, वो अपने फंक्शन को मैनेज करने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज करते हैं? प्लाज्मिड यूज करते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन यूज करते हैं, राइबोसोम्स यूज करते हैं और सेल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? स्टेट द सेल थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। स्टूडेंट, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो मैंने सेल थ्योरी को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन से आपके सामने डिस्क्राइब किया था कि सेल थ्योरी होती क्या है, कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू गुजर के ये सेल थ्योरी बनी है। तो स्टूडेंट, सेल थ्योरी को स्टेट करने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे कि जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं। उसके अलावा जो सेल होता है वो एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर का भी बेसिक यूनिट होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म के फंक्शन का भी बेसिक यूनिट होता है, वो एक ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता? स्टूडेंट, जो सेल्स होते हैं वो टिश्यू में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। टिश्यूज जो होते हैं वो किस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं? ऑर्गन्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अब बात आई है ऑर्गन्स के ऑर्गेनाइज्ड होने की, तो ऑर्गन्स किस में ऑर्गेनाइज्ड होंगे? ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनाइज्ड होंगे और डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम होंगे वो ऑर्गेनाइज होंगे, कंबाइन होके एक इंडिविजुअल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक इंडिविजुअल बनाएंगे। तो स्टूडेंट, सेल किस लिए बेसिक यूनिट हुआ? कि सेल ही एक बेसिक चीज है जिसके बाद सेल से मिलकर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनेंगे और ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनेंगे और एक
एक ऑर्गन सिस्टम, जो ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होंगे कंबाइन होके एक इंडिविजुअल डेवलप करेंगे। उसके बाद जो सेल्स होते हैं वो बनते कैसे हैं? जो सेल्स होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जब डिवाइड करते हैं तो न्यू सेल्स बनते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट? What do you mean by क्रोमोब्लास्ट? स्टूडेंट जो क्रोमोब्लास्ट होते हैं वो प्लास्टिड्स होते हैं, वो ऐसे पिगमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं। कौन से पिगमेंट पे मुश्तमिल होते हैं? कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट पे मुश्तमिल होते हैं। स्टूडेंट क्रोमोब्लास्ट जो होते हैं वो कौन से पिगमेंट पे मुश्तमिल होते हैं? कैरोटीनॉइड पिगमेंट पे मुश्तमिल होते हैं। कैरोटीनॉइड क्या करते हैं? वो कलर देते हैं, प्लांट बॉडी को क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट थाइलोकाइड मेम्ब्रेन क्रोमोप्लास्ट में नहीं होती। थाइलोकाइड मेम्ब्रेन क्रोमोप्लास्ट में नहीं होती। इसके अलावा पिगमेंट की बात की जाए तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं स्टोर पिगमेंट को स्टोर भी करते हैं और पिगमेंट को सिंथेसाइज भी करते हैं। और ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। स्टूडेंट क्रोमोप्लास्ट के बारे में सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी कि क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट पे मुश्तमिल होते हैं। कौन से पिगमेंट पे मुश्तमिल होते हैं? कैरोटीनॉइड्स पे मुश्तमिल होते हैं। कैरोटीनॉइड्स का फंक्शन क्या होता है कि वो कलर देते हैं प्लांट बॉडी को। इसके अलावा स्टूडेंट जो थाइलोकाइड मेम्ब्रेन होती है इनमें नहीं होती। क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है कि वो पिगमेंट को स्टोर भी करते हैं और पिगमेंट को सिंथेसाइज भी करते हैं। और क्रोमोप्लास्ट का लास्ट पॉइंट ये है कि वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एटीपी की जनरेशन होती है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू होती है। और सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? जो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती हैं? इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन होती हैं। इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया उसे पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। स्टूडेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपना डीएनए भी होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और जिनका डीएनए जिनके पास अपना डीएनए होता है और वापिस डीएनए को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि व्हाट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन? स्टूडेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का ये कहता है कि सेल मेम्ब्रेन एक मूविंग स्ट्रक्चर है, एक मूविंग पैटर्न है जो कि मिलके बना है लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है? वो कहता है कि सेल मेम्ब्रेन एक मूविंग पैटर्न है जो मुख्तलिफ किस्म के लिपिड से मिलकर बनी है, प्रोटीन से मिलकर बनी है और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। स्टूडेंट ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक ये फ्लेक्सिबल होती है और चीजों को इजाजत देती है कि वो मूव भी करें, हरकत भी करें और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी शो करें। सो स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन? द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन sees it like a moving pattern made of different pieces, lipids, proteins and carbohydrates. It is flexible, letting things move and interact. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि हाउ इज टर्गर डिवेल्प्ड इन अ प्लांट सेल? एक प्लांट सेल में टर्गर की डेवलपमेंट कैसे होती है? स्टूडेंट जब एक प्लांट सेल वाटर को अब्सॉर्ब करता है, क्या करता है? जब एक प्लांट सेल वाटर को अब्सॉर्ब करता है और ये क्या होता है जब प्लांट सेल ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है तो जो प्लांट सेल होता है बहुत ज्यादा सूज जाता है, बहुत ज्यादा स्वेल हो जाता है और फिर क्या होता है कि वो रिज्ड सेल वॉल होती है उसके अगेंस्ट प्रेस होने लगता है, यानी कि उसकी तरफ दबने लगता है। तो तो इस तरह से जो टर्गर होता है वो डिवेल्प्ड होता है। कैसे कैसे डिवेल्प्ड होता है? जब प्लांट सेल ज्यादा वाटर को अब्सॉर्ब कर लेता है और जो इसका सेल होता है वो स्वेल हो जाता है और रिज्ड सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेस होने लगता है। तो ऐसी सूरत में जो टर्गर होता है प्लांट सेल में डिवेल्प हो जाता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि फोर मेन काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल्स? स्टूडेंट व्हाट आर द फोर मेन काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल्स? द फोर मेन काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज इन एनिमल्स आर लूज कनेक्टिव टिश्यूज, dense connective tissues, cartilage and bone.
स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू की कितनी टाइप्स हैं एनिमल्स में? 4 काइंड्स हैं। कौन कौन सी हैं? लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, कार्टिलेज एंड बोन। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। गिव एग्जाम्पल टू प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट आपने कुछ एग्जाम्पल देनी है हमें, जिस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये साबित कर सकें कि सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर के दरमियान क्या फंक्शन, क्या डिफरेंट रिलेशनशिप होता है। स्टूडेंट रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बायकॉन्केव क्यों होते हैं? सेल रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर बायकॉन्केव क्यों होता है? क्यों होता है? ताकि वो ऑक्सीजन की एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा सकें, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकें। न्यूरॉन्स की लॉन्ग एक्सटेंशन क्यों होती है? न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? न्यूरॉन एक्सन्स पे मुश्तमिल होते हैं, यानी कि न्यूरॉन की जो एक्सटेंशंस होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। क्यों न्यूरॉन की लॉन्ग एक्सटेंशंस होती हैं? क्योंकि उन्होंने पूरी बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी, उन्होंने इलेक्ट्रिक सिग्नल को, मैसेजेस को ट्रांसमिट करना होता है। मसल सेल्स का क्या फंक्शन होता है? जो मसल सेल होते हैं वो, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया उस किस्म की एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो एनर्जी हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के दरमियान, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि व्हाई कैन माइटोकॉन्ड्रिया बी कंसीडर द पावर प्लांट्स ऑफ द सेल। स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? स्टूडेंट की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। स्टूडेंट कितनी होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? जो एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ होती हैं? तमाम जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी, कौन सी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है? एटीपी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? सेल की एक्टिविटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और फिर क्या करती है? जो पावर प्लांट्स होते हैं, यानी कि पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट आपको पता होगा कि डिफरेंट किस्म के पावर प्लांट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन which is essential for the cell activities, much like power plants generate electricity for cities. क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि what happen when a plant in animal cell is placed in hypertonic solution। स्टूडेंट जब एक सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, जब प्लांट या एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस किया जाता है तो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो दोनों ही वाटर को लूज करते हैं। स्टूडेंट अब वाटर को प्लांट सेल लूज करता है तो क्या होता है? कौन सा प्रोसेस होता है? और एनिमल सेल लूज करता है तो क्या होता है? स्टूडेंट जब प्लांट सेल वाटर को लूज करता है तो क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस होता है। स्टूडेंट प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? यानी कि साइटोप्लाज्म के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जबकि जो एनिमल सेल्स होते हैं वो श्रिविंग का प्रोसेस करते हैं, और फिर क्या कहते हैं? वाटर लॉस की वजह से उनके साथ क्या होता है? श्रिवल होता है, यानी कि वो उनके अंदर कप वो कांपने लगते हैं, कपकपाहट सी होने लगती है उनके अंदर। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डिफाइन ऑस्मोसिस इन टर्म्स ऑफ हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। स्टूडेंट जो ऑस्मोसिस होता है उसको हमने एक्सप्लेन करना है हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की टर्म्स में। स्टूडेंट जो ऑस्मोसिस होता है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट करता है। क्या करता है? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल के मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है। कहां से कहां? हाई लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कैसे? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। स्टूडेंट लो कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की कहाँ होती है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होती है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने कैसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन की टर्म में ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन किया है। तो ऑस्मोसिस क्या होगी? वाटर मॉलिक्यूल की ऐसी मूवमेंट होगी जो किसके थ्रू होगी? अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होगी। और कहां से कहां होगी? लो सोल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन तक होगी। और लो सोल्यूट कंसंट्रेशन कहां होती है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होती है। और हाई सोल्यूट कंसंट्रेशन कहां होती है? हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
स्टूडेंट नेक्स्ट से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज।